तो ईए पील क्या कहते हैं, कल की जो परिभाषा थी क्रॉनबेक, उसके आगे ही ईए पील महोदय की परिभाषा आपको समझनी है। तो ईए पील महोदय कहते हैं कि जो आपके क्रॉनबेक ने केवल अनुभव को शामिल किया था, आपके जो गेट्स बंधु आए थे उन्होंने अनुभव एवं प्रशिक्षण को शामिल किया था। ईए पील कहते हैं कि जैसे कि यदि हम एक एग्जाम्पल लें और उसी एग्जाम्पल से आपकी इस परिभाषा को क्या करें, कनेक्ट करें। तो ईए पील के लिए एग्जाम्पल, सपोज दैट एक कोई बाबूजी हैं या कोई भी एक व्यक्ति है, वह अपने घर से निकलता है। सपोज दैट कोई भी एक व्यक्ति है, आज वह अपने घर से निकला है, कहाँ के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन ऑफिस के जाते समय उसको रास्ते में क्या हुई है, बरसात। रास्ते में क्या होने लगी, बरसात। तो देखते चलना कि जब वह घर से ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में किसी भी प्रकार की वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, लेकिन बरसात होने लगी। अब जब बरसात होने लगी और उसके पास नहीं था क्या, छाता, तो वह क्या हो गया, भीग गया। स्वाभाविक सी बात है कि क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे, एक दिन तो पहले दिन जब वह ऑफिस गया था तो पानी बरसा और उसके कारण वह भीग गए, लेकिन अगले दिन जब वह घर से अगले दिन नेक्स्ट डे आपका ऑफिस के लिए निकलता है, तो अब वह अपने साथ क्या लेके निकलेगा, छाता लेके निकलेगा। क्यों? क्योंकि कल जो बरसात हुई थी उसके कारण वह व्यक्ति क्या हो चुका था, भीग चुका था। तो कल जो बरसात हुई उसके कारण वह व्यक्ति क्या हो गया, भीग गया। अब बात आती है कि जो व्यक्ति था वह कल बरसात के कारण क्या हो गया, भीग गया। तो अब वह अपने साथ क्या लेके आया है, छाते को लेके आया है। तो इसने क्या किया, अब अपने साथ छाता लेके आया और बड़े आराम से ऑफिस चला गया और बिल्कुल भी भीगा नहीं। इतनी बात क्लियर है, बस इतनी सी ही लाइन इस उसके लिए परिभाषा के लिए काफ़ी है। इन्होंने कहा कि पहले उस व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से वातावरण में क्या किया, विचरण, लेकिन उसने देखा कि पहले बरसात नहीं हो रही थी, हम स्वतंत्र रूप से चले जाते थे, लेकिन अब बरसात का मौसम आ चुका है, पता नहीं कब पानी बरसने लगे। तो पहले वातावरण नॉर्मल था, लेकिन बरसात किस में होती है, वातावरण में। तो वातावरण में क्या हुआ है, परिवर्तन। क्या हुआ है वातावरण में, परिवर्तन। मतलब पहले आपकी बरसात नहीं हो रही थी, एक नॉर्मल सीजन था, लेकिन बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है तो वातावरण में क्या हुआ है, परिवर्तन। ध्यान करो, हमने हर चीज में आपको कहा है कि जब भी परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम। ये तो मूल अवधारणा हमने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वही दी थी, वही बार बार परिभाषाओं में घूम के आएगी, कहने का तरीका अलग अलग होगा। इन्होंने क्या कहा ईए पील ने कि वातावरण में हुए परिवर्तन। अब ये वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले ये छाता लेके नहीं जाते थे, लेकिन अब यह अपने साथ क्या लेने जाने लगे, छाता। अपने साथ क्या ले जाने लगे, छाता। तो वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप पहले प्राणी के हाथ में नहीं था क्या, छाता, लेकिन अब व्यक्ति के हाथ में आ गया है छाता और उसको लेके वह चल रहा है। तो उस प्राणी के व्यवहार में क्या हुआ है सर जी, परिवर्तन। उस प्राणी के व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन। तो याद रखना, जब भी कभी कहें कि वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप, जब व्यक्ति के व्यवहार में या प्राणी के व्यवहार में या किसी भी मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित हो, वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं, बताओ। ये परिभाषा आपको क्लियर हुई कि नहीं अधिगम की, कि ईए पील महोदय, और शायद इस बार सबसे ज़्यादा जब पेपर होगा तो ईए पील के आने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। या तो क्रॉनबेक पर बैक मारेंगे, नहीं तो ईए पील, क्योंकि गिलफर्ड आ चुके हैं पिछली परीक्षा में। बात समझ गए। तो आपके अधिगम की इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति, समझते चलना कि पहले वातावरण नॉर्मल था, लेकिन वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति अपने, प्राणी अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, वही परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। देखो सर कुछ नहीं है, केवल ये एग्जाम्पल कहीं मिलते नहीं हैं। इनको क्या है कि बस थोड़ी देर आप बैठो सोच के, तो परिभाषाओं के माध्यम से ही एग्जाम्पल को बनाया जाता है कि इस एग्जाम्पल से किस प्रकार से थ्योरी को कनेक्ट किया जा सके। अब आप नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, छाता। जब जब वातावरण में परिवर्तन होगा, व्यक्ति अपने साथ क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा, और वो परिभाषा कौन देंगे, ईए पील देंगे। दूसरी एक चीज और यदि देखा जाए तो आप जानते हो, जो आपके
जो आपका जो मनुष्य है, जो निक्से की जो थ्योरी चलती है, निक्से का जो सिद्धांत चलता है ज्योग्राफी में, उन्होंने सही बात कही है कि इस पृथ्वी पर से कभी भी प्राणी क्या नहीं हो सकता है, विलुप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बदलती परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप में कर लेगा परिवर्तन। ध्यान करो, पहले जो प्राणी रहते थे या पहले जो मनुष्य रहते थे वह कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन जब जंगली जानवर उनका शिकार करने लगे तो मनुष्य की खोपड़ी इतनी चालाक है, इतना चालाक है प्राणी कि उसने क्या कर लिया, अपने रहने के लिए घरों और पहले कच्चे मकान और फिर पक्के मकानों का क्या कर लिया, निर्माण। बात समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। बदलते परिवेश के अनुसार परिवर्तित होते हुए वातावरण में या वातावरण में आए परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी तुरंत के तुरंत अपने व्यवहार में क्या लाएगा, परिवर्तन। वर्तमान में देखो, हमने आपको इतना कल भी एग्जाम्पल दिया था, पहले सब बड़े मुंह को खोल के आते थे, अब बैठे हैं एकदम मुंह को बंद किए हुए। तो क्या हुआ? बदलते परिस्थिति के अनुसार अपने आप में लाए हो आप परिवर्तन, क्योंकि नहीं लाओगे परिवर्तन गायब हो जाओगे इस वातावरण से। बात समझ गए? ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट, इसके बाद आपके अन्य मनोवैज्ञानिक आते हैं, और अन्य मनोवैज्ञानिक कौन है? वह हैं आपके गिलफर्ड और अच्छी परिभाषा देते हैं। देखिए जरा, कुछ नहीं है, बस देखते चलना कि केवल और केवल शब्दों का हेरफेर है। परिभाषा पहले हमको भी बहुत कठिन लगती थी, लेकिन जब से एग्जाम्पलों के माध्यम से, हमें तो कभी याद ही नहीं होती परिभाषा, इसलिए इन एग्जाम्पलों से खुद याद की, वही तरीका आपको पेश किया कि भाई इससे याद करो, परिभाषा बड़े आराम से याद हो जाती है और साइकोलॉजी एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। गिलफर्ड क्या कहते हैं? गिलफर्ड महोदय कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति की बात की जाएगी तो गिलफर्ड महोदय क्या कहते हैं? तो गिलफर्ड महोदय कहते हैं कि एक बालक स्कूल में कुछ भी खेल रहा था, या सपोज दैट, मान के चलें कि वह ना खेल रहा हो या पढ़ रहा हो। क्या जरूरी है कि बच्चा हमेशा खेलता ही रहेगा? पढ़ रहा हो बालक, उसका काम है पढ़ना, या वह खेल रहा हो, कुछ भी करे। अब मान लिया हमने कि जो आपके व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए एक बालक था, ये एक स्कूल में पढ़ रहा था, टीचर ने पढ़ाई उसको अंग्रेजी, तो केवल एक बालक तो होगा नहीं, और भी अन्य बालक होंगे। ये कोई रमेश है, ये महेश उसका क्या है, मित्र है, ठीक है। दोनों के दोनों क्लास में साथ पढ़ते हैं। ये दोनों जब क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे तो टीचर ने इनको पढ़ाया कि एलिफेंट माने क्या होता है, हाथी होता है। इस बच्चे ने सीख लिया, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा कमजोर था, टीचर की बात को हो सकता ना सुना हो या उस दिन विद्यालय ना आया हो, दोनों कंडीशन है। अब जब ये दोनों क्लास में पढ़ने के बाद एक दिन खेल के मैदान में खेल रहे थे, और जो आकृति टीचर ने एलिफेंट की दिखाई थी, उसी से मिलता जुलती आकृति का जो हाथी है वह सड़क पर से गुजरा, और यह बालक ग्राउंड में खेल रहे थे, ये महेश, रमेश और भी। तो रमेश ने उसको क्या कह के संबोधित किया कि ये जा रहा है, ये क्या है, एलिफेंट। इसको क्या कह के संबोधित किया कि ये एलिफेंट है। अब ये महेश ने अभी तक सुना नहीं था टीचर से, क्योंकि ये क्लास में ना गया हो या इसने ध्यान ना दिया हो कि इसको एलिफेंट कहते हैं। अब इस बालक ने इस रमेश के व्यवहार को देखा कि जब भी हाथी दिखाई देता है तो वो उसको क्या कह रहा था कि ये एलिफेंट है, ये बड़ा जानवर, इसकी बड़ी पूंछ होती है, 4 बड़े बड़े पैर होते हैं। तो महेश ने इसको सुना, अब इसको सुन करके गया घर। अब जब भी कभी उसके समक्ष इसी प्रकार की आकृति आएगी तो महेश ने जो रमेश को कहते हुए सुना था वही नाम संबोधित करेगा, कौन, महेश। तो पहले व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था, ध्यान रखते चलना। ये हाथी को देखकर कुछ नहीं, बस देखता था कि जानवर है, लेकिन रमेश को कहा कि ये कहता है इसको एलिफेंट। तो व्यवहार, रमेश के व्यवहार की कॉपी की किसने, महेश ने। तो रमेश के व्यवहार की जब कॉपी महेश ने की तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए उसको भी क्या कहते हैं, अधिगम। अभी नहीं आया समझ में? फिर देखो एक एग्जाम्पल, ये रमेश महेश की बात छोड़ो, देखो हम अधिकतर कहते हैं कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल दें, लेकिन बहुत पहले जब हमने साइकोलॉजी को पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बिल्कुल आम भाषा में एग्जाम्पल देते थे।
बहनजियों को, जैसे अब तो कोई दिक्कत नहीं कि सब, लेकिन और भी जो शिक्षा मित्र बंधु थे और जो ओल्ड मतलब थे, तो बहुत अधिक उम्र के सभी लोग बैठते थे साथ में, तो उनको अब समझाना बड़ी कठिन बात होती है। तो उनकी आम भाषा है, मतलब खाने से बनाने, सब्जी बनाने से लेकर और काम, किचन के हर काम करने तक के भी एग्जाम्पलों से साइकोलॉजी को कनेक्ट किया। अब देखना आप 1 मिनट में अभी समझ में आ जाएगी ये भाषा। ये पिताजी हैं या भैया हैं या माताजी हैं, ये इनका छोटा भाई है, ठीक है, ये इनका क्या है, छोटा भाई है, ये भाई है, छोटे भाई, शैशवावस्था का या बाल्यावस्था का बालक। ये क्या गए, घड़ा था, घड़े पर ये रखा हुआ था वही कोई भी पानी का बर्तन, उसमें पानी रखा था, ऊपर ये जो पीते हैं डंके से, वो डंका रखा हुआ था। भाई, पिता, माँ में से कोई गया, उन्होंने डंके को उठाया मटके के ऊपर से और इस प्रकार से ऊपर से पानी पिया। बालक बराबर देख रहा है। या फ्रिज में जाएं और फ्रिज में से माता पिता भाई में से बोतल निकालें और ऊपर से इस प्रकार से पानी पिएं। बालक देख रहा है कि माता पिता भाई किस प्रकार से पानी को पी रहे हैं। व्यवहार का किया अवलोकन, व्यवहार का किया निरीक्षण। भाई पिता को एक तरफ हटने दो, हम भी जाएंगे, फ्रिज को खोलेंगे, बोतल निकालेंगे, ढक्कन खोलेंगे और पानी पीने की कोशिश करेंगे। भले ही ना पी पाएं, लेकिन हम पूरी बोतल अपने ऊपर उड़े लेंगे। लेकिन व्यवहार का क्या करेंगे, अनुकरण, यानी कि हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। किसका, अपने बड़े भाई बहन या साथ पढ़ने वाले सहपाठी के व्यवहार का क्या, अनुकरण। तो इन्होंने क्या कहा, पहले इसको व्यवहार नहीं आता था, व्यक्ति के व्यवहार के कारण जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो उसको भी क्या कहा जाता है, अधिगम। भाई साहब, आप जो भी तो सीखते हो व्यवहार के कारण ही तो सीखते हो, किसी दूसरे को कार्य करते हुए सीखते हो और फिर अपने व्यवहार में क्या लाते हो, परिवर्तन। तो ध्यान रखना कि किसी दूसरा, अब इसको ये कहेंगे कि व्यवहार में, यदि हम कहें कि व्यवहार में, यदि इसको कहें कि व्यवहार, तो ये किसका व्यवहार है, इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण, इसके व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए उसको ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ कि यदि हम कहें कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो उसको भी क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बोलो। हमारी बात समझ में आई, ये 2 परिभाषा समझ में आ गई होंगी। वैसे कोई कठिन वाली बात है नहीं इसमें कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाएं तो उसको ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद जो अगली परिभाषा क्या है उसको और देख लेते हैं। बस 1-2 परिभाषाएं और आपको समझनी है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 1-2 परिभाषाएं और देखनी है, 1-2 क्या, हम बस एक ही बताएंगे, कोशिश करेंगे 2 पर ना पहुंचे। तो ये परिभाषा किसने दी, गिलफोर्ड ने, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए उसको क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट, इसके बाद अगली परिभाषा क्या कहती है, अब एक परिभाषा है आपकी, वह परिभाषा क्या कहती है, हमने अभी मॉर्गन और ग्रीलैंड की परिभाषा नहीं बताई ना, इसकी परिभाषा, इनकी परिभाषा और सुनो। चाहे वो मॉर्गन कहें और अकेला केवल एक नाम आ जाए मॉर्गन तब भी सही है, नहीं तो दोनों के दोनों नाम मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर अपनी परिभाषा को बताया है, मॉर्गन एवं ग्रीलैंड। तो मॉर्गन एवं ग्रीलैंड के अनुसार क्या कहेंगे मनोविज्ञान को, तो या अधिगम को क्या कहेंगे, तो सुनो, मॉर्गन एवं ग्रीलैंड क्या कहते हैं। तो मॉर्गन एवं ग्रीलैंड की जब बात आएगी कि मॉर्गन और ग्रीलैंड क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, तो 1 मिनट के लिए आप ध्यान रखना कि मॉर्गन एवं ग्रीलैंड ने क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक मिनट सुनो, एग्जाम्पल, एक बालक था और बालक ने क्या किया, एक बालक था और कक्षा में बालक क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब पढ़ने की बात छोड़ दें, हम खेलना भी ले लें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा, ग्रीलैंड और मॉर्गन ने
एक ही परिभाषा दी है, दोनों ने साथ ही काम किया। इन्होंने कहा कि पहले हम परिभाषा बताते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यक्ति में जो भी परिवर्तन आए वह कुछ समय के लिए उस व्यक्ति में बने रहते हैं। जैसे समझना, इसका मतलब समझाते हैं, फिर हम दोबारा परिभाषा को कहेंगे। क्या कहेंगे कि यदि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वह कुछ समय के लिए स्थायी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बने रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होते हैं, बने रहते हैं। देखते चलना, बच्चा को जब कक्षा में पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले बच्चा नहीं जानता था किसको, का को, लेकिन हमने का को सिखाने के लिए यूज किया किसका, कबूतर का। तो बच्चा कहना सीख गया का से कबूतर, और बच्चा सीख गया आ से अनार। लेकिन कब तक, कक्षा 1 तक ही पढ़ेगा का से कबूतर आ से अनार। जहां 2 में पहुंचेगा तो अब कबूतर कहना बंद कर देगा और सीख जाएगा किसको, काखा गा को। तो व्यक्ति के अनुभव के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखना, व्यक्ति ने जो अनुभव अर्जित किया है या जो अनुभव उसने प्राप्त किया है, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वह कुछ समय के लिए क्या बने रहते हैं, स्थायी। उसके बाद वह स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त। बात समझ गए? क्यों? परिस्थिति के अनुसार। जैसे आज आपने अभी तक मनोविज्ञान या कोई भी परिभाषा मनोविज्ञान की जो पहली बार हमसे पढ़ रहा हो तो वो अधिकतर क्या करते होंगे, भाई सब परिभाषा तो रटनी है, बस रट्टा मार लो, खत्म हो गया काम। लेकिन अब आज से क्या नहीं, अब रटना नहीं है, अब रटने की शैली को बदलना है। हमको परिभाषाओं को भी एग्जाम्पलों से याद करना है। तो आपने अनुभव किया और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो पुरानी चीज थी उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन। लेकिन जो आपने परिवर्तन किया, मतलब जो चीजें सीखी हैं वह कुछ समय के लिए तो स्थायी थी, लेकिन अब आप नई चीज सीख गए हो तो पुरानी चीजों को क्या कर दोगे, अपने आप उसका लोप कर दोगे। बात समझ गए? जैसे एक बालक सबसे पहले साइकिल चलाना सीखता है और वह साइकिल नहीं चला पाता, केवल साइकिल को उठा के ढड़काने की कोशिश करता है। फिर आपने देखा होगा वो डंडे में पैर फंसा के साइकिल को चलाता है। फिर जब वह उस सीट पर बैठकर साइकिल चलाने लगता है तो क्या अभी भी साइकिल को ढड़काएगा? बताओ आप, नहीं ना। अब तो स्वतंत्र रूप से वह क्या करने लगा है, काम। तो जो बालक सीखता है, ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहले बालक ने जो साइकिल चलाना स्टार्ट की है, साइकिल, पहले वह साइकिल को क्या केवल एक हाथ में लेकर उसको चलाता था, मतलब हाथ में ही लेकर उसको चलाता था। अब साइकिल पर वह क्या करने लगा है, डंडे में पैर फंसाकर, साइकिल के डंडे में पैर फंसाकर साइकिल को चलाने लगा है। अब इसके बाद हो सकता पीछे की सीट पर साइकिल को बैठकर चलाए, लास्ट में वह क्या करेगा, फ्रंट सीट पर बैठ करके साइकिल को क्या है, चलाएगा। तो जब फ्रंट सीट पर साइकिल चलाना सीख गया तो भाई साहब क्या अभी भी वह पैर फंसा के साइकिल चलाएगा? क्या अभी भी वह साइकिल को हाथ से ढड़काने कुछ नहीं। लेकिन ये जो चेंज किया है उसने, जो परिवर्तन किया, अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन किए जाएं वो कुछ समय के लिए क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और उसी को क्या कहा जाता है, उसको भी आप क्या कहते हो, अधिगम। उसको साइकिल क्या हाथ से ढड़कानी आती थी? नहीं। क्या बालक ने जन्म लिया और माता पिता ने बोले लो साइकिल थमा दी, जाओ तुम ढड़का के लाओ? नहीं, उसको भी उसने क्या किया है, सीखा है। एक बालक जमीन पर रेंगना स्टार्ट करता है तो क्या उसको जन्म से ही रेंगना आता था? नहीं। बालक जब स्टार्ट करता है चलना तो चलने से पहले कई प्रक्रियाएं, पहले पेट के बल खिसकना स्टार्ट करता है, पेट के बल खिसकते खिसकते घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है, फिर लड़खड़ाते हुए चलना स्टार्ट करता है, अंत में वह चलना और फिर दौड़ना सीख जाता है। लेकिन जो परिवर्तन हुए हैं, उसने यदि घुटने के बल चलना भी सीखा है तो वह कुछ समय के लिए क्या रहा होगा, स्थायी रहा होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। तो याद रखना, मॉर्गन और ग्लीलैंड ने क्या कहा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में या प्राणी में जो परिवर्तन होते हैं वह कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किए जाते हैं या स्थायी होते हैं। एक ही बात है, कुछ भी कहें, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताओ।
बताओ भाई साहब, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर, कुछ भी। ये बताओ भाई साहब, आप ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इनको बोर्ड और हमारी आवाज़ सब क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है सर। अब लगभग हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। जरा एक बार मैच करना बस। वुडवर्थ हो गया, स्किनर हो गए, आपके क्रो एंड क्रो हो गए, गेट्स हो गए, क्रॉनबेक हो गए, ई ए पील हो गए, गिलफोर्ड हो गए और गिलीलैंड और मॉर्गन हो गए। क्या ट्रेवर्स की नहीं कहा? नहीं, एक और सुनो, ट्रेवर्स, ठीक है ना। ट्रेवर्स, ये ट्रेवर्स क्या है सुनो। ये ट्रेवर्स भी एक मनोवैज्ञानिक थे। ट्रेवर्स मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, बहुत सरल सी परिभाषा ट्रेवर्स बंधु ने दी है। ट्रेवर्स क्या कहते हैं? ट्रेवर्स ने कुछ नहीं कहा, केवल कहा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न हो जाए। सुनते चलना, 2 मिनट की लाइन है। जैसे एक बालक था, पहले बालक को क्या करना पड़ता था, ध्यान रखना। फिर वही एक एग्जाम्पल, किसी को भी एक एग्जाम्पल मान लो आप। पहले बालक, ये बोतल है सपोज दैट, या भोजन करना है। बालक को लिखने के लिए कई जिस एग्जाम्पल से चाहो, चाहे पढ़ने का एग्जाम्पल, चाहे खेलने का एग्जाम्पल, चाहे लिखने का, किसी का भी, पहले बालक को पेंसिल थमाई गई तो बालक नहीं पकड़ पाता था पेंसिल को। पेंसिल आप उसको पकड़ाओगे, वो पूरा हाथ में इस प्रकार से पेंसिल पकड़ेगा और इस प्रकार से लाइनें खींचेगा और कहेगा देखो पापा हमने क्या अच्छा लिखा है। आप कहोगे नालायक, पूरी कॉपी खराब कर दी है, पूरी कॉपी पर आपने कट्टस कर दिया। ये बच्चे की कॉपी, आप खाली कॉपी दे दो, बच्चा पहली बार लिखना सीखे, पेन को ऐसे पकड़कर ऐसे बनाएगा, ऐसे खींचेगा ये लाइन और कहेगा देखो मैंने कितना सुंदर, पूरी कॉपी रंग डालेगा। आप पिताजी कह रहे हैं मूर्ख हो तुमको कुछ नहीं आता। अरे पिताजी आप नहीं समझ रहे, उसको आता तो बहुत कुछ है। भावनाएं तो हैं व्यक्त करने की, लेकिन साधन अभी उचित नहीं है जिससे कि वह अपनी भावनाओं को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। तो स्टार्टिंग में व्यक्ति इस प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें खींचता है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एक बालक को कागज पे पेंसिल लेकर कागज पर या कॉपी पर आड़ी तिरछी लाइनें खींचता है। यह सूचक है किसका? बालक सीखने की प्रारंभिक अवस्था में है। बालक ने क्या कर चुका है? सीखने की कोशिश कर चुका है। यहां से सीखना उसने स्टार्ट कर दिया है और साथ साथ स्टार्ट कर दिया है चिंतन, क्योंकि जब बालक के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा है तभी वह हाथ के माध्यम से या पेंसिल या पेन के माध्यम से क्या कर रहा है, पेपर पर व्यक्त कर रहा है। बात समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चन आपको सब मिलेंगे, वो सब इसी थ्योरी से निकल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। आपको जो हम कहें बस सुनते जाओ, वो सारा जब आप पेपर में बैठोगे तो वो कहेगा हाँ ये तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये तो हमने सुना था, लेकिन याद आएगा कि हाँ सुना था। अब बालक ने आड़ी तिरछी लाइनें खींची, लेकिन एक समय बाद बालक से जब कहा गया अब लिखना तो सीखो, तो बच्चा धीरे धीरे, पहले शुरुआत में हो सकता है इस प्रकार से आ को बनाए, फिर धीरे धीरे बालक शुद्ध रूप से क्या लिखना सीख जाता है, आ लिखना सीख जाता है, पूरी वर्णमाला और शब्दों को सीख जाता है। तो क्या बालक ऐसे ही सीख गया? देखो जरा, बालकों को राइटिंग सुधारने के लिए या पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते? रूप अनुरेखण विधि। इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन कॉपी पर वाली आती हैं और बच्चे से कहा जाता है इन्हीं का अनुसरण करके आपको क्या करना है, लिखना है। फिर ये पहली जो सुलेख की जो पहली विधि आती है रूप अनुरेखण, यानी जो आपको रेखाओं का क्या करना है, अनुकरण करना है। इसके बाद यदि वो कहें कि राम विद्यालय जाता है, इस प्रकार से पूरा सेंटेंस लिखते हैं और ये लाइन खींच के देखते हैं कि पूरी कॉपी पर आपको इसकी सुलेख करके लानी है, तब भी तो बालक लिखना सीख रहा है। तो ये क्या हुई, पहली प्रक्रिया। फिर दूसरी प्रक्रिया, धीरे धीरे इमला बोलना, उसको लिखना शुद्ध आ गया। तो ऐसी प्रक्रिया जिससे उसके लिखने में शुद्धता आ जाए या परिमार्जन हो जाए, तो उसने लिखना भी तो सीख लिया है। तो ट्रेवर्स बोले
अधिगम ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान रखना, ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण क्या हो, व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न हो जाए या व्यवहार में शुद्धता आ जाए, वही भी आपकी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। बात समझ में नहीं आई, फिर सुनो, इन्होंने क्या कहा, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न हो जाए। परिमार्जन मतलब उसको पहले लिखना नहीं आता था, लेकिन अब हमने कई स्टेप ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई हैं जिससे बालक को आ गया है लिखना। तो जब बालक को लिखना आ गया है, इसका मतलब यही है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न हो जाए, वह आपकी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई साहब? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बताओ, ये लास्ट परिभाषा थी जो आपकी ट्रेवर्स की थी। अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं लेते हैं। सुनिए, चलिए अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं लेते हैं, और वो परिभाषा क्या है, सॉरी परिभाषा हो गई, अब इनकी कुछ विशेषताएं लेते हैं। अच्छा, एक परिभाषा और हम यदि कहें वुडवर्थ की हम बता चुके, लेकिन एक परिभाषा और देखना, जरा परेशान नहीं होना। वुडवर्थ ने एक और लाइन कही है, साथ साथ लाइनें तो बहुत कही हैं, लेकिन मेन ही लाइन आपको बताते हैं। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाएं तो वुडवर्थ ने कही है, साथ साथ इन्होंने कहा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाद की होने वाली क्रियाओं पर अधिक प्रभाव डालती है। आप कहोगे ये कौन सी समस्या है? तो सुनो, एक बालक किसी कार्य को करता है स्टार्ट, और सपोज दैट वह लिखना यदि स्टार्ट कर दे या खेलना स्टार्ट कर दे, ध्यान रखना, वह चाहे तो लिखना स्टार्ट कर दे या खेलना स्टार्ट कर दे। एक बालक ने किया है क्रिकेट को खेलना स्टार्ट, क्या भाई साहब मैदान पर आते ही बैट को पकड़कर चौके छक्के मारने लगेगा? नहीं, स्टार्ट करेगा खेलना। हो सकता पहली बॉल पर आउट हो जाए, हो सकता वह एक भी विकेट ना ले पाए, हो सकता कि वह बहुत खराब प्रदर्शन करे, लेकिन धीरे धीरे वह खेलने के लिए गया, लेकिन 0 रन पर हो गया आउट। तो बालक के द्वारा जो क्रियाएं स्टार्ट की गई, इसके बाद जब वह क्या करेगा, पहली बार वह 0 पर आउट हो गया, लेकिन अगली बार जब वह मेहनत करके आया कि नहीं मुझको खेलना है, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, हो सकता उसने बहुत बढ़िया रन बनाए हो और 100 बना दिया हो। तो पहले की गई क्रियाओं का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, पहले की अपेक्षा जो बाद में जो क्रियाएं की जाती हैं। मतलब ये है कि असफलता के बाद जब व्यक्ति को सफलता मिलती है, उस सफलता का व्यक्ति के जीवन पर अधिक स्थायी प्रभाव पड़ता है। बात समझ गए? जैसे पहले ही प्रयास में कोई व्यक्ति हो जाता है असफल, लेकिन फिर अगली बार प्रयास करता है और होता है सफल। तो ध्यान रखना, मोमबत्ती से इसको कनेक्ट करना कि पहले प्रयास में गया था बालक कहाँ, मोमबत्ती को पकड़ने के लिए, लेकिन जल गया। वह चाहता था मोमबत्ती को पकड़ ले, लेकिन मोमबत्ती से क्या हुआ, वह जल गया, जल करके दूर भाग गया। दूसरी बार मोमबत्ती लाई गई, बोले नहीं इससे हम दूर रहेंगे, क्यों? क्योंकि इससे जल जाते हैं। तो दूसरी क्रिया का बालक के व्यवहार पर क्या पड़ा, अधिक स्थायी प्रभाव पड़ा, और वही दूसरी क्रिया जो होगी बालक को क्या करेगी, सिखाने में मदद करेगी। तो इन वुडवर्थ ने ये लाइन भी कही है, साथ साथ वो लाइन भी कही है। यदि ये लाइन आ जाए तो परेशान नहीं होना है, ये भी वुडवर्थ की ही परिभाषा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा वुडवर्थ ने, अधिगम एक ऐसी क्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जो बाद की क्रियाओं पर अपेक्षाकृत अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। बात समझ गए? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ यहां तक ठीक है सर। अब चलते हैं अधिगम की विशेषताओं पर।
अधिगम की विशेषता क्या कहलाती हैं? तो अधिगम की विशेषताएं, और सुनो, आप 30 मिनट में अधिगम की सारी विशेषताएं कंप्लीट कर देंगे। यदि थोड़ा तेज चलें तो फिर आप टोक देना, वैसे हम स्लो ही चलेंगे, लेकिन यदि लगे कि हाँ तेज़ भाग रहे हैं तो फिर आप टोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश करेंगे कि स्लो चले, ठीक है। 1 मिनट बस सर। इसको यहाँ, ठीक है, सुनो। अब यहाँ से जो स्टार्ट हुई हैं वो स्टार्ट हुई हैं अधिगम की विशेषताएं, और अधिगम की विशेषताएं क्या हैं वो सुनिएगा। अधिगम की विशेषताओं की यदि बात की जाए तो अधिगम की विशेषताएं जो होती हैं, सब जानते हो कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम के अंतर्गत अनुकूलन है। यानी कि सारे के सारे जो अधिगम हैं, यहाँ से ये मान के चलना कि सीटेट के 2 से 3 प्रश्न और यूपी टेट के 2 से 3 प्रश्न आपकी अधिगम की विशेषताओं से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो अधिगम की विशेषताएं आपकी यहाँ रहेंगी वही अधिगम एक तरह से देखा जाए तो विकास के संदर्भ में यदि बात की जाए तो जब बालक का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जब भी बालक का डेवलपमेंट होगा तो सीखना किसको कहते हैं भैया? आपको पहले जो चीज़ आती नहीं थी आज आप सीख गए हो। पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, अब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, तो सीखे हो। लेकिन विकास किसका हुआ है? सीखना ही तो आपका क्या है? विकास है। यानी डेवलपमेंट कब होगा? जब बालक चीज़ों को सीखेगा। बात समझ गए? तो यदि वो कहें जीन पियाजे के सिद्धांत में पूछा जाता है, जीन पियाजे का विकासवादी सिद्धांत या जीन पियाजे का अधिगम, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत, वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक जो अधिगम सिद्धांत है वही आपका विकास का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ गए? जो जीन पियाजे हर बार यूपी टेट और सीटेट 3-3, 4-4 प्रश्न केवल के लिए जीन पियाजे से आते हैं। आपका एक भी प्रश्न जीन पियाजे से गलत नहीं होगा, आपको जो हम पढ़ा के देंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि सबसे पहले अधिगम की विशेषताओं में। तो अधिगम की विशेषताओं में यदि कहा जाए, सुनो ये पेन, 1 मिनट रुकना जरा, ये 1 मिनट सर। सब बेकार। यदि अधिगम की विशेषताओं की बात की जाए तो अधिगम की विशेषताओं में सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। किस प्रकार से सतत होगी उसके उदाहरण हम आपको देते हैं। फिर यदि कोई कहे कि अधिगम एक चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो वह भी आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ तो आपको परिभाषाएं पूरी याद होनी चाहिए। जितनी की जितनी परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं वो सारी परिभाषाएं जब आपको याद के साथ जब समझ में आ जाएंगी तो कोई भी प्रश्न वैसे भी गलत नहीं होगा। अधिकतर प्रश्न आपके उसी से सही हो जाएंगे। बात समझ गए ना। अब बात इसी में यदि कहे कोई तो सबसे पहला जो पॉइंट देखा जाए वह पहला पॉइंट इसी में आता है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम के बारे में यदि हम कहें, मैं कहूँ आपसे या आप कहें अपने आप से, आप तो अभी कह नहीं सकते तो मैं ही कहता हूँ, आई एम गॉड, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो ये कहना क्या सही है भाई साहब? यदि मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन हूँ? मैं ही हूँ। बात समझ गए? क्यों? यदि कोई ये समझता है कि वह क्या है? गॉड, मतलब कि वह सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ आता है, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कभी पूर्ण। क्यों? क्योंकि यदि ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि वह सब कुछ जानता है तो ऐसा नहीं है। आप स्वयं जानते हो कि कोई कितना भी पढ़ ले, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ चुका हूँ, मैं विद्वान हो गया, अब सब मुझसे पढ़ने आएंगे, मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा, तो ऐसा तो है नहीं। समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, समय के साथ चीज़ें बदलेंगी। यदि मैं नहीं लाया अपने आप में क्या परिवर्तन, तो अन्य लोग मुझसे क्या निकल जाएंगे आगे। तो ध्यान रखना, जहाँ जहाँ परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब ही होता है क्या? यदि व्यक्ति को
व्यक्ति को सीखना है, व्यक्ति को विकास करना है, तो उसको लाना पड़ेगा क्या, अपने आप में परिवर्तन। और जब वह परिवर्तन लाएगा तो पुरानी चीजों को छोड़ करके जब वह नई चीज पर जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, विकास। तो याद रखना पहली लाइन कि अधिगम क्या है। तो यदि कोई कहे तो अधिगम के बारे में पहली लाइन याद रखना, अधिगम एक विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक विकासशील प्रक्रिया है। यानी अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक विकासशील प्रक्रिया है। यानी कि ये आप नहीं कह सकते कि यदि कोई बालक को जरूरत पड़ी है किसी नई चीज की, जैसे एक बालक पहले साइकिल नहीं चलाना जानता था, मोटरसाइकिल नहीं चलाना जानता था, लेकिन उसको आवश्यकता पड़ी मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने की, तो वह मोटरसाइकिल और साइकिल चलाना सीख गया। पहले वह पैदल चलता था, अब कार से चल रहा है, उसने किया है क्या, अपने आप का विकास। तो जब सीखा है साइकिल चलाना या कार को चलाना सीखा है, जब सीखा है तभी हुआ है उसका क्या, विकास। तो अधिगम क्या है, विकासशील प्रक्रिया है। यानी बालक अपने आप में अधिगम करेगा, सीखेगा, स्वतः हो जाएगा उसका क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, पहली चीज। अब यदि कोई कहे तो दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि एक बालक, ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट कहता है एक बालक कक्षा 1 में यदि उसने पढ़ लिया, तो एक बालक ने यदि कक्षा 1 में छोटा बड़ा पढ़े या 1 2 3 पढ़ी या कुछ भी पढ़ी, पढ़ करके वह आगे की कक्षाओं में ना पढ़े, वो कहे बस मेरा काम तो चल गया, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा। या यूं समझो एक क्लास है, उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी शुरू के 1 2 3 4 माह अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट के 12 माह बाद ही परीक्षा होगी या 10 माह बाद परीक्षा होगी, लास्ट के टाइम पर वह व्यक्ति नहीं पढ़ता है और बाकी के स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं। तो यदि अंत तक वह व्यक्ति नहीं विषय वस्तु को सीखता है, तो क्या वह अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, नहीं। तो सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, निरंतर क्या करना पड़ेगा, प्रयास, और निरंतर उसको सीखना पड़ेगा। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक बालक का जब जन्म होता है, तो जन्म के समय बालक को कुछ नहीं आता, वह निर्भर रहता है, वह माँ के गर्भ में निर्भर रहता है, माँ के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर। लेकिन जब उसका जन्म होता है, तो उसके बाद वह खाना खाने के कठिन अनुभवों से, फिर चलने के, दौड़ने के, कार्य करने के सारे अनुभवों से उसको गुजरना पड़ता है। यानी कि जन्म के समय, ध्यान रखना, जन्म के बाद और जन्म के बाद शैशवावस्था, शैशव यानी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 और 16 के बाद अप टू जब तक कि वह वृद्ध ना हो जाए, जब तक कि ऊपर ना चला जाए, तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। बात समझ गए? आप समझो कि आप परिपूर्ण हैं, हम समझे हम परिपूर्ण हैं, नहीं। परिस्थिति के साथ, समय के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात समझ गए? पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसी में, तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि हम ये कहें तो क्या अधिगम केवल आपका निरंतर ही चलता है, नहीं। कोई भी प्राणी हो या कोई पशु की बात की जाए या किसी पक्षी की बात की जाए, आपका जो पक्षी की बात करें तो क्या चिड़िया का बच्चा या किसी जानवर का बच्चा जैसे ही उसने जन्म लिया और वह उड़ना सीख गया, नहीं। पहले वह धीरे धीरे फुदकना सीखता है, फिर धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट करता है। और ऐसा नहीं कि सीधा हवा में तेज उड़ान भरने लगे, पहले थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखता है, थोड़ी थोड़ी जगह, इसके बाद खुले आकाश में क्या करता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। तो पक्षी को भी उड़ना सीखना पड़ा, उसको नहीं आता था सीखना। पशु हो, शेर का बच्चा है, तो क्या जैसे ही जन्म लिया और शिकार करना उसने स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले सीखता है वह दौड़ना, वह फिर करना स्टार्ट करता है शिकार। तो सीखना मनुष्य को भी है, प्राणी को भी है, पशु को भी है, पक्षी को भी है। यानी कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितने के जितने प्राणी हो या जितने के जितने पक्षी हो, पशु हो, सभी को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो सार्वभौमिक का मतलब
इस जगत में व्याप्त जो भी व्यक्ति है, हर किसी को कार्य करने के लिए सीखना ही पड़ता है। बालक को सीखना है, वयस्क व्यक्ति को सीखना है, किशोर को सीखना है, वृद्ध को सीखना है। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। एक तो पहला पॉइंट, अधिगम एक विकासशील प्रक्रिया है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 पॉइंट क्लियर हैं। इसके बाद फिर देखो, अब फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो फिर यदि देखा जाए तो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको देखो। 3 पॉइंट क्लियर। देखो, जो डाउट हो आप पूछ लो, ठीक है ना। आपका यहाँ बैठने का मतलब यही है कि आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। आप जो पूछोगे हम वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। कुछ भी पूछोगे हम बताएंगे, ठीक है। अब सुनिए, अब इसके बाद यदि कोई कहे कि और, तो फिर देखिए कि 2 चीज़ें हमने आपको बता दी इसमें। इसके बाद तीसरा आपको बताते हैं, वो सुनिए। यदि कोई ये कहे, कल भी हमने आपको बताया था और आज फिर बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति, यदि हम ये कहें कि अधिगम क्या है, तो अधिगम के लिए 3 लाइन बता दी। सबसे पहले विकासशील, फिर सार्वभौमिक और उसी के साथ निरंतर। अब निरंतर को ही कहा जाता है सतत। सुनना जरा, तो यदि वो कहें अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम के बारे में यदि कहें कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो भाई निरंतर कहें या सतत कहें, मतलब जो बिना रुके चलती रहे, जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी उसकी क्या है, ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन सतत के साथ होता है व्यापक। अब ये व्यापक शब्द क्या है सुनो, यानी कि व्यक्ति के जीवन में समझते चलना, एक मनुष्य है, एक छोटा सा बालक है, जब उसने सीखना स्टार्ट किया तो 3 चीज़ों पर सीखना निर्भर करता है। एक उसकी बुद्धि से रिलेटेड रहता है, संज्ञान से रिलेटेड रहता है, दूसरा उसकी भावनाओं से रिलेटेड रहता है, तीसरा उसकी क्रियात्मक पक्ष से रिलेटेड रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक रहेगा वह 3 पक्षों में हमेशा अधिगम करेगा। वो 3 पक्ष क्या कहलाते हैं? पहला पक्ष होता है आपका क्या, संज्ञानात्मक। दूसरा पक्ष क्या होता है आपका, भावात्मक। तीसरा पक्ष क्या होता है आपका, क्रियात्मक। और ये तीनों के तीनों पक्षों में बालक अधिगम करता है। तो वी.एस. ब्लूम जब आएंगे मूल्यांकन में, वो कहेंगे तीनों के तीनों पक्षों का बालक का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। बात समझ गए? और तीनों पक्षों का बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो बात क्या कहें, व्यापक। व्यापक मतलब क्या है कि जितनी भी प्रक्रियाएं बालक कर रहा है उन सब में अधिगम किया जा सकता है। सर, आपके लिखने में अधिगम किया जा सकता है, आपके दौड़ने में अधिगम, आपके खेलने में अधिगम, आपकी भावनाओं में। अब सुनना जरा, कैसे भावनाएं क्या है। संज्ञान की बात की जाए, पहले बालक को नहीं आते थे छोटा बड़ा, नहीं आती थी गिनती। धीरे धीरे समय के साथ बालक गिनती छोटा बड़ा, तो क्या, अब तो वह गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने लगा, हिंदी की बड़े बड़े गूढ़ शब्दों का अर्थ समझने लगा, इंग्लिश के शब्दों का अर्थ समझने लगा, इंग्लिश को पढ़ने लगा, जवाब देने लगा, बोलने लगा, लिखने लगा। तो उसके संज्ञान में हुई है क्या, वृद्धि। जब बालक संज्ञान में वृद्धि कर लेता है तो साथ साथ चलता है भावात्मक पक्ष। स्टार्टिंग में जब बालक होता है, माँ से बालक को जैसे ही अलग किया, उसका भौंपू मतलब रोना उसने कर दिया स्टार्ट। मतलब वह अपनी माँ को छोड़कर अलग जा ही नहीं सकता। वह उन्हीं व्यक्तियों के पास खेलना पसंद करेगा जो उसके क्या हो, परिचित। सबसे पहले माँ के बाद दायरा बढ़ता है जो उसके नज़दीक हो, पिता, भाई, बहन। इसके बाद जब परिवार के सदस्यों को समझने लगे, देखा होगा कि बच्चा घर में है पर परिवार के सदस्यों के साथ बड़ा अच्छा है, कोई बाहर से आया दुबक के बैठ गया, अरे ये कौन है, तो उसके साथ नहीं घुला मिलेगा, उसके साथ थोड़ा टाइम दोगे, धीरे धीरे उनके साथ भी बालक क्या है, खेलने लगेगा। अब एक बालक है, माँ कह रही कि बेटा हम जा रहे, माँ बेटा नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। विद्यालय देखा होगा, बच्चों को ऐड देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, बच्चे को लेके आ रहे हैं माँ या पिताजी स्कूल में छोड़ने, बेटा स्कूल पढ़ो। बच्चे का जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश और रोना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि अब पिताजी छोड़कर भाग जाएंगे और मैं पिता या माता के बिना नहीं रह सकता। नहीं है भावनाओं पर कंट्रोल। अब क्या आपके माता पिता आपके साथ आते हैं कि भैया चलो हम आपको स्कूल में छोड़ने चल रहा है, कोचिंग में छोड़ने, तो आपकी भावनाओं पर हो गया है क्या, नियंत्रण। यानी आपने भावनाओं में क्या किया है, अधिगम। तो भावनात्मक विकास भी होता है। तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या कहलाता है, सुनो। स्टार्टिंग से जैसे ही बालक का जन्म हुआ,
क्या वह दौड़ना स्टार्ट कर दिया? क्या उसने खेलना स्टार्ट कर दिया? जवाब है नहीं। उसने क्रिकेट तो क्या, क्रिकेट की बॉल जो आप पहले शुरुआत में उससे कहें कि भैया इस बैट को, या जिससे आप क्रिकेट खेलते हो उस बैट को उठाओ, तो आप जानते हो कि स्टार्टिंग में तो वो प्लास्टिक के बैट को भी नहीं पकड़ पाता। एक शैशवावस्था या बाल्यावस्था का बालक प्लास्टिक के बैट से खेलता है, लेकिन समय के साथ वही बालक कहता है, सचिन या कोहली कहता, सचिन कहता मैं तो सबसे भारी बैट से खेलूंगा, मतलब लकड़ी के भारी से भारी बैट से खेलता है। क्यों? क्रियात्मक पक्ष में किया है क्या? अधिगम। क्रियात्मक पक्ष में क्या है? उसने सीखा। तो बालक के तीनों पक्षों में क्या है? अधिगम संभव है। और ये तीनों के तीनों पक्ष किसके कहलाते हैं? ये व्यापक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी बालक के कितने पक्षों में विकास संभव है? बालक के 3 पक्षों में विकासात्मक प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया या मूल्यांकन संभव है। तो वो 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक उसके खेल कूद से जुड़े होंगे, भावात्मक उसकी भावनाओं से जुड़े होंगे, संज्ञानात्मक उसकी बुद्धि से जुड़े होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटे में देखा होगा कि यदि किसी को नहीं, आपने किसी का पेन ले लिया वो रोने लगेगा। यदि बाजार से बड़े भाई के लिए कपड़े आए, छोटे भाई के लिए नहीं आए, तो बालक रोने लगेगा। क्या अब ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि बड़े भाई के साथ कपड़े आए और या आपको कपड़े ना दिलाए जाएं तो आप रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, एकदम से धूल में लोटपोट हो जाओगे? नहीं। यानी इन भावनाओं पर आपने क्या कर लिया है? नियंत्रण या कंट्रोल। तो ध्यान रखना कि बालक का जो अधिगम होता है वो 2 पक्ष सतत और व्यापक, व्यापक में 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? जो भी डाउट हो आप पूछते चलो, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट आता है इसी में कि अगला पॉइंट यदि देखा जाए तो अगला पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। अगला पॉइंट यदि हम कहें तो अगले पॉइंट की यदि बात की जाएगी तो अगला पॉइंट जो आपका रहेगा वो अगला पॉइंट क्या रहेगा वो देखते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा सुनिए। एक कल शब्द हमने कहा था कि अधिगम में जो वांछनीय परिवर्तन होंगे उन्हीं को शामिल किया जाता है। अधिगम में वांछनीय परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन का आप मतलब समझना जरा। इन्होंने कहा अधिगम में शामिल किए जाते हैं केवल क्या? सकारात्मक परिवर्तन, या इन्हीं सकारात्मक परिवर्तन को हम कहेंगे क्या? वांछनीय परिवर्तन। तो सकारात्मक परिवर्तन बोला जाए या वांछनीय परिवर्तन बोला जाए, ये दोनों एक ही बात होते हैं। वांछनीय मतलब फिर वही, किसी का गला काटना नहीं है अधिगम। बात समझ रहे हैं ना कि आपने उसकी हत्या कर दी, ये अधिगम नहीं है। आप जुआ खेलना सीख गए, ये अधिगम नहीं है। आप शराब पीना सीख गए, ये अधिगम नहीं है। अधिगम क्या है? आप अच्छा क्रिकेट खेलना सीख जाओ, आप बेहतर खेल कूद में प्रदर्शन करने लगो, आप बेहतर ज्ञान के किसी पक्ष में बेहतर, आपने स्कूल में टॉप किया है, ये है